नमस्कार, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का 6वां अध्याय इसकी समरी को पढ़ेंगे। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, ये हमारे पाठ का नाम है। इस पाठ की समरी को हम पढ़ेंगे जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली है। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। यानी कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो हम अक्सर देखते हैं कि उसको गिरफ्तार करने का कार्य पुलिस अधिकारी ही करता है। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि जिस प्रकार पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करती है और उसको हिरासत में लेती है, उससे हिसाब से लगता है कि मानो उसको सजा देने का काम है वो पुलिस का ही है और अपराधी है या नहीं है इसके बारे में सिर्फ पुलिस ही निर्धारित करती है। लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। आरोपी यानी जिस पर किसी गैर कानूनी कार्य को करने का आरोप लगाया गया है वो आरोपी होता है। आगे है अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। आरोप सिद्ध करने का काम तो अदालत का होगा, तो पुलिस का क्या काम है वो हम देखते हैं। पुलिस का मुख्य कार्य किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष सिद्ध साबित हो रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल कर देती है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। यानी कितना भी छोटा कोई भी आरोप हो उसमें पुलिस किसी को सजा नहीं दे सकती। सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालत को है। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके भी कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो ये अधिकार होता है कि उसको कारण बताया जाए कि किस कारण से उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार। अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट उसको जेल भेजने या पुलिस हिरासत में पूछताछ के लिए आगे की इजाजत देता है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। यानी पुलिस किसी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं कर सकती और न ही उसे यातनाएं दे सकती है। अगला है पुलिस हिरासत में दिए गए इकबाल या बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर किसी आरोपी ने पुलिस के सामने हिरासत के समय कोई बयान दिया है और वही बयान उसके सबूत के तौर पे अदालत में नहीं माना जाएगा। अगला है 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। अब हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हैं। इन नियमों को D.K. बसु निर्देश कहा जाता है। कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। पहला है गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। जो पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को गिरफ्तार करता है या जांच करता है उसे की वर्दी पहना हुआ होना चाहिए। उसके बाद उसका पहचान चिन्ह या नाम पट्टी पद स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए कि हमने इस तारीख और इस समय इसको गिरफ्तार किया, उसका एक गवाह भी होना चाहिए। ये गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य भी हो सकता है। ये जो गवाह है ये जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसके परिवार का सदस्य भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को
जानकारी देने का अधिकार होता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे हिरासत में रखे गए या पूछताछ की जा रही है ऐसी सूचना उसके किसी संबंधी, दोस्त या शुभचिंतक को होनी चाहिए। जब गिरफ्तार व्यक्ति दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उससे गिरफ्तारी के समय, स्थान व हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जाती है। यानी किस स्थान और किस समय उसको गिरफ्तार किया गया और हिरासत में वो किस जगह पे रखा जाएगा, इस सब की जानकारी 8 से 12 घंटे के भीतर देनी होती है। अब आगे देखते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे प्राथमिकी भी कहते हैं, और FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। अगर किसी भी अपराध की थाने का जो अधिकारी होता है, प्रभारी अधिकारी, उसे अगर सूचना मिल जाती है तो फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी प्रारूप में मिल सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। FIR में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता भी लिखा जाता है। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। अगर आपने कोई FIR दर्ज करवा दिया तो पुलिस के पास एक खास फॉर्म होगा। इस पर शिकायत करने वाले के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। यानी जो भी FIR आपने दर्ज करवाई है उसकी एक नकल फ्री में आप ले सकते हैं। यह आपका एक कानूनी अधिकार है। अब आगे देखते हैं सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल कर देती है। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। जो सरकारी वकील होता है वो राज्य की तरफ से अपना अभियोजन प्रस्तुत करता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। सरकारी वकील की जिम्मेदारी होती है कि वो अदालत में सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत को पेश करें। अब आगे हैं न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। पुलिस की भूमिका देख ली, उसके बाद सरकारी वकील की भी भूमिका देख ली। अब देखते हैं न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं है। आरोपी को दोषी मानने का अधिकार सिर्फ न्यायाधीश को ही होता है और उसका भी आधार होता है कोर्ट में पेश किए गए बयान व सबूतों के आधार पर। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं। सजा देने का जो कार्य है वो कानून के अंतर्गत किस अपराध के लिए कितनी सजा होनी चाहिए वो सब कानूनी रूप से निश्चित होता है और उसी के हिसाब से न्यायाधीश दोषी को सजा सुनाते हैं। अब हम देखते हैं निष्पक्ष सुनाई, फेयर ट्रायल क्या होती है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्क संगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीनने की जो प्रक्रिया है वो तर्क संगत और कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया जाता है। मुकदमा चलाने की एक तो खुली अदालत होनी चाहिए, उसके अलावा वहाँ पर आरोपी भी उपस्थित होना चाहिए जिस पर आरोप लगाया गया है। आरोपी की तरफ से वकील पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करता है। आरोपी की तरफ से जो वकील होता है वो कोर्ट में जितने भी गवाहों को पेश किया गया उनसे जिरह कर सकता है, यानी सवाल जवाब पूछ सकता है उस घटना के संबंध में। और आरोपी की तरफ से भी गवाही पेश किए कर सकता है। आरोपी है वो अपनी तरफ से भी गवाही पेश कर सकता है और अपने वकील के माध्यम से गवाहों से जो सामने उससे भी पूछताछ कर सकते हैं।
न्यायाधीश अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में एक निष्पक्ष सुनवाई होती है, जिसमें आरोपी अपने वकील के माध्यम से गवाहों से जिरह कर सकता है और अपनी तरफ से गवाह भी पेश कर सकता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की समरी को पढ़ा। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।